जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में माइनर पेपर को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत इंटरनेट क्राइम्स एंड साइबर सिक्योरिटी का पेपर कोड है आपका AE4ICCS। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर 1 है। मॉडल पेपर 2 भी इसका आएगा। ठीक है, अगर समय रहा तो मैं आपका मॉडल पेपर 2 भी दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, आपका जो सिलेबस दिया हुआ है श्याम पोर्टल पर वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है। इससे क्या होगा, तो हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है वो केवल इंग्लिश भाषा में बनाया गया हो या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बनाया गया हो। ठीक है, तो उस चीज़ की मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आएगा 100%। ठीक है ना। इसके पहले मैंने जो भी क्लासेस कराए, जो भी मॉडल पेपर दिए, जितने भी को करिकुलर कोर्स के तैयारी कराए हैं, सारे आप लोग देख सकते हैं। जितने भी पढ़ाए मैंने सारे आए हुए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस चीज़ को लेकर के आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम IEA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा IEA का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है ना। IEA 1872 को बदलकर अब साइबर मामलों सहित नए कानूनों में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 को अब नए आपराधिक कानूनों में किस नाम से प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया गया है, तो इसे रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता के रूप में यानी BNS। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा गया है दंड प्रक्रिया यानी CRPC 1973 को अब किस नए कानून के रूप में जाना जाता है, तो इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में जाना जाता है, BNSS के रूप में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था सन 2000 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है साइबर स्पेस में क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने का मुख्य आधार क्या है, तो इसका जो मुख्य आधार है वो है आपका इंटरनेट का वैश्विक प्रभाव और प्रभाव का सिद्धांत यानी इफेक्ट डॉक्ट्रिन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई, यह घोषित की गई थी 2013 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है IT रूल्स 2021 के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कितने दिनों में करना अनिवार्य है, तो 24 घंटे में यानी एक दिन। ठीक है ना। हो सकता है ऑप्शन में एक दिन लिख करके दे दे, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा गया है NIST का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म साइबर सुरक्षा के संदर्भ में क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा गया है ENISA यूरोपीय संघ की एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है पूरे यूरोप में उच्च स्तर की नेटवर्क और सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है IT एक्ट सन 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद यानी साइबर टेररिस्ट से संबंधित है, तो ये आपका धारा 66F संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है नए कानून BNS के तहत डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसे परिभाषित किया गया है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की परिभाषा के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है सोशल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के अनुसार महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए यूजर थ्रेशोल्ड यानी संख्या कितना निर्धारित है, तो इसकी संख्या निर्धारित है 50 लाख। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा है साइबर न्यायशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, साइबर न्यायशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल दुनिया और इंटरनेट से जुड़े कानूनी सिद्धांतों का अध्ययन व विनियमन करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है आईटी नियम 2011 मध्यवर्ती दिशा निर्देशों का मुख्य फोकस क्या था। इसका मुख्य फोकस था मध्यस्थों की उचित सावधानी और जिम्मेदारी तय करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, इसमें पूछा गया है साइबर स्पेस का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि इंटरनेट की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। तो यह मानता है सीमाहीनता का सिद्धांत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यानी बॉर्डरलेस स्पेस कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इसमें पूछा गया है कि बीएनएस की कौन सी धारा पहचान की चोरी यानी आपकी आइडेंटिटी थीफ या कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करके धोखाधड़ी से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपकी धारा 66 यानी आईटी एक्ट के समतुल्य प्रावधान और धारा 318 और धारा 336। धारा 336 यानी जालसाजी, धारा 318 यानी धोखाधड़ी के सामान्य प्रावधान। तो ये तीनों संबंधित है ना। उपयुक्त सभी साइबर संबंध डिजिटल धोखाधड़ी में लागू हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन, इन चारों में से कौन सा ढांचा यानी फ्रेमवर्क साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक मानक यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रदान करता है। तो यह प्रदान करता है NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का एक मुख्य लक्ष्य क्या था। इसका मुख्य लक्ष्य था देश में एक सुरक्षित साइबर इकोसिस्टम का निर्माण करना और 5 लाख साइबर विशेषज्ञों की टीम बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, इसमें क्या पूछा गया है सर। इसमें पूछा गया है कि साइबर स्पेस में आपराधीकरण, ठीक है ना, आपराधीकरण से क्या तात्पर्य है साइबर स्पेस में। तो इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले हानिकारक कृत्यों को कानूनन अपराध घोषित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है सोशल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के तहत किसी आपत्तिजनक संदेश के प्रथम प्रवर्तक यानी फर्स्ट ऑर्गेनाइजर की पहचान बताना किसके लिए अनिवार्य किया गया है। तो महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए कानूनी आदेश पर, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल आदि, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी साइबर अपीली आपका ट्रिब्यूनल को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में साइबर अपीली न्यायाधिकरण को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। तो वित्त अधिनियम 2017 के तहत इसे, ठीक है ना, समाप्त किया गया था, यानी फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है ENISA किस क्षेत्र की साइबर सुरक्षा एजेंसी है। तो यह आपका यूरोपीय संघ, ठीक है ना, यूरोपीय यूनियन की साइबर सुरक्षा एजेंसी है आपका। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है साइबर कानूनों का पुराना और नया तुलनात्मक अध्ययन क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि नए कानून जैसे BNS है, BNSS और BSA ये सभी आधुनिक डिजिटल अपराधों और ई साक्ष्यों को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24, इसमें आपसे पूछा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने को दंडनीय बनाती है। तो यह बनाती है धारा 67, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया NIST फ्रेमवर्क के मुख्य 5 स्तंभों, ठीक है ना, जो कोर फंक्शंस हैं उनका सही क्रम क्या है। उनका सही क्रम है NIST फ्रेमवर्क का जो मुख्य 5 स्तंभ है उनका सही क्रम है आइडेंटिटी, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड और रिसीवर। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 26, इसमें पूछा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत तलाशी और जब्ती के दौरान किस तकनीक का उपयोग अनिवार्य किया गया है। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का, ठीक है ना, इस तकनीक का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, इसमें पूछा गया है साइबर स्पेस में विनियमन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती है क्षेत्राधिकार का अभाव और वैश्विक नेटवर्क होना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा गया है IT रूल्स 2021 के तहत अंतर विभागीय समिति का क्या कार्य है।
तो इसका कार्य है डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंटेंट से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि पुराना कानून IEA 1872 की धारा 65B का स्थान अब नए कानून BSA में मुख्य रूप से किस प्रावधान ने लिया है? तो यह लिया है धारा 63(4) संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के प्रावधान। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा गया है डिजिटल संप्रभुता यानी जो डिजिटल सॉवरेनिटी है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी देश का अपने डिजिटल डेटा और साइबर स्पेस पर संप्रभु नियंत्रित होना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित मुख्य प्रमाण पत्र का उल्लेख किस धारा में है? तो यह धारा 65B यानी पुराना IEA, धारा 63(4) BSA। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है डिजिटल साक्ष्य यानी जो डिजिटल एविडेंस है इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति अस्थिर और आसानी से परिवर्तनीय होती है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है डिजिटल साक्ष्य एकत्र करते समय हिरासत की कड़ी का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है यह साबित करना कि साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और वह सुरक्षित रहा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है साक्ष्य की पुनर्प्राप्ति। ठीक है ना, साक्ष्य यानी एविडेंस रिट्रीवल के दौरान राइट ब्लॉकर, ठीक है ना, का उपयोग क्यों किया जाता है? साक्ष्य पुनर्प्राप्ति के दौरान राइट ब्लॉकर का उपयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि मूल मीडिया जो ओरिजिनल स्टोरेज है इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव या राइटिंग को रोकने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि साइबर अपराध जांच प्रक्रिया, ठीक है ना, साइबर अपराध जांच प्रक्रिया का पहला कदम क्या होता है? इसका पहला कदम है अपराध स्थल और डिजिटल उपकरणों की पहचान और सुरक्षा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36, इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण के लिए BSA धारा 63(4) के तहत प्रमाण पत्र पर किसके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं? तो जो प्रमाण पत्र है इस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है जो संबंधित कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रबंधन या संचालन का प्रभारी हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर, इसमें पूछा गया है डिजिटल फॉरेंसिक में है क्या पूछा गया, डिजिटल फॉरेंसिक में हैश वैल्यू जैसे MD5 SHA 256 का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है साक्ष्य की डेटा अखंडता को सत्यापित करने और यह जांचने के लिए कि डेटा बदला तो नहीं गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थिर साक्ष्य है ना, अस्थिर साक्ष्य है जिसे कंप्यूटर बंद होने पर खोया जा सकता है? तो आपका रैम डेटा होता है जिसे अस्थिर होता है, रैम डेटा जिसे कंप्यूटर बंद होने पर खोया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है साइबर जांच में डेटा संग्रह यानी डाटा कलेक्शन की दो मुख्य विधियां कौन सी हैं? दो मुख्य विधियां हैं लाइव एक्टिविजेशन और डेड ठीक है, डेट एक्टिविजेशन। ठीक है, ये दो प्रकार की क्या है साइबर जांच की डेटा संग्रह की विधियां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया BNSS के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को दर्ज करने और जांच अधिकारी, ठीक है ना, जांच अधिकारी IO द्वारा उनके रख रखाव के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो डिजिटल रूप से सुरक्षित उपकरणों और वीडियोग्राफी के साथ जब्ती की प्रक्रिया पूरी करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है डिजिटल साक्ष्य को अदालत में प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस के रूप में कब स्वीकार किया जा सकता है? तो इसे स्वीकार किया जा सकता है जब वह मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उपकरण स्वयं हो जिसे सीधे अदालत में प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संग्रह यानी कलेक्शन के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज ESD से बचाने के लिए किस बैग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है एंटी स्टैटिक फैराडे बैग का। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है फॉरेंसिक इमेजिंग और सामान्य फाइल कॉपी में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर है फॉरेंसिक इमेजिंग में डिलीट की गई फाइलों और ब्लैक स्पेस सहित पूरे ड्राइव का बिट बाय बिट कॉपी तैयार की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है यदि किसी डिजिटल साक्ष्य की हैश वैल्यू जांच के दौरान बदल दी जाती है तो इसका क्या कानूनी परिणाम होगा। तो कानूनी परिणाम होगा इसका जो साक्ष्य है अदालत में असामान्य घोषित हो सकता है क्योंकि अखंडता संदेहास्पद, ठीक है ना, संदेहास्पद हो जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर इसमें पूछा गया है साइबर अपराध जांच में आईपी एड्रेस का क्या महत्व है। साइबर अपराध में जब जांच होती है तो उसमें जो आईपी एड्रेस होता है उसका क्या महत्व होता है। तो उस विशिष्ट डिवाइस या नेटवर्क की पहचान करना जिससे अपराध किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है कि मेटा डेटा से क्या तात्पर्य है। मेटा डेटा से तात्पर्य है डेटा के बारे में डेटा जैसे फाइल कब बनी, किसने बनाई, किस कैमरे से फोटो ली गई आदि। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 47 इसमें पूछा गया है साइबर जांच के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फ़ोन को चालू अवस्था में फैराडे बैग में क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है ताकि उसे रिमोटली वाइप यानी डेटा डिलीट या नेटवर्क से कनेक्ट होने से रोका जा सके। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें पूछा गया है डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐतिहासिक मामला पुराना लैंडमार्क माना जाता है जिसके सिद्धांत नए बीएसए में भी प्रासंगिक हैं। तो यह माना जाता है अर्जुन पंडित राव खोदकर बनाम कैलाश कुशन राव गोरंट्याल। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर इसमें पूछा है कि डिजिटल फॉरेंसिक लैब में साक्ष्य विश्लेषण यानी एनालिसिस हमेशा किस पर किया जाना चाहिए। तो हमेशा मूल साक्ष्य की फॉरेंसिक बिट स्ट्रीम इमेज पर, फॉरेंसिक इमेज कॉपी पर, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है नए कानून बीएसए के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रारूप यानी फॉर्मेट कहाँ दिया गया है। तो यह दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए की अनुसूची शेड्यूल में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है OSINT का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म साइबर सुरक्षा और जांच के संदर्भ में क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए सभी लोग। बिल्कुल, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत OSINT जांच के अंतर्गत आता है। तो जो आपका सार्वजनिक सोशल मीडिया प्रोफाइल है, सरकारी गजट और सार्वजनिक रिकॉर्ड है, जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उपग्रह चित्र हैं, ये तीनों आपका OSINT जांच के अंतर्गत आता है। तो सभी आपके राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनेट का वह हिस्सा जिसे सामान्यतः सर्च इंजन जैसे गूगल बिंग द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता है क्या कहलाता है। तो वह आपका डीप वेब कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें पूछा गया है डीप वेब का वह हिस्सा जो जानबूझकर छिपाया जाता है और जिसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर जैसे TOR की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है। तो वह आपका डार्क वेब कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है डार्क वेब पर वेबसाइटों के डोमेन एक्सटेंशन आमतौर पर होते हैं। ठीक है ना, डार्क वेब पर वेबसाइटों के जो डोमेन एक्सटेंशन होते हैं वो .onion होते हैं। ठीक है ना, ONION। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें पूछा गया है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र कौन सा है। सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र है टॉर ब्राउज़र। ठीक है ना, द यूनियन राउटर। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है TOR नेटवर्क उपयोगकर्ता की गोपनीयता यानी प्राइवेसी की रक्षा कैसे करता है। तो यह ट्रैफिक को दुनिया भर के कई वॉलंटियर नोट्स के माध्यम से एनक्रिप्ट और रूट करके। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है OSINT जांच में, ठीक है ना,
यहाँ पर आपके MALTEGO, ठीक है ना। माल्टेगो टूल का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका जो मुख्य उपयोग है, विभिन्न डेटा सेट के बीच संबंधों और नेटवर्क लिंक्स को विजुअलाइज करने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबसाइटों के पुराने इतिहास और डिलीट हो चुके पेजों को देखने के लिए किस OSINT टूल यानी वेबसाइट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है वेबैक मशीन या फिर archive.org का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है इंटरनेट से जुड़े असुरक्षित स्मार्ट उपकरणों, वेबकैम और सर्वर को खोजने के लिए किस विशिष्ट सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है किसका? सोडान का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि डार्क वेब मार्केट प्लेस पर अवैध सामानों जैसे ड्रग्स, हथियार की खरीद बिक्री के लिए किस मुद्रा करेंसी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाता है, जैसे बिटकॉइन और मोनरो, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है डार्क वेब पर की जाने वाली फॉरेंसिक जांच को क्या कहा जाता है? जब डार्क वेब पर फॉरेंसिक जांच होती है तब उसे डार्कनेट फॉरेंसिक कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? डार्कनेट फॉरेंसिक। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है ईमेल एड्रेस के लीक हुए डेटाबेस और क्रेडेंशियल्स की जांच करने के लिए कौन सी OSINT वेबसाइट प्रसिद्ध है? तो आपका HIBP प्रसिद्ध है, ठीक है ना। हैव आई बीन पाउनेड, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है किसी वेबसाइट के डोमेन रजिस्ट्रेशन, मालिक का नाम और IP एड्रेस ब्लॉक की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस कमांड या टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें WHOIS होस्ट का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है सोशल मीडिया फॉरेंसिक में जियो टैगिंग का क्या महत्व है ना। क्या कह रहा है? सोशल मीडिया फॉरेंसिक में जियो टैगिंग का क्या महत्व है ना। तो इसका महत्व हो जाएगा कि पोस्ट की गई तस्वीर या कंटेंट के सटीक भौगोलिक स्थान यानी लोकेशन का पता लगाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है OSINT जांचकर्ताओं के लिए सॉग पुपेट है ना। सॉग पुपेट का क्या अर्थ है? सॉग पुपेट का अर्थ होता है जांच के दौरान पहचान छिपाने के लिए बनाया गया नकली ऑनलाइन प्रोफाइल। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है आभासी प्रयोगशालाओं वर्चुअल लैब्स का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण में क्या लाभ है? तो इसका लाभ होता है असली कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित वातावरण में हैकिंग और डिफेंस तकनीकों का अभ्यास करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टूल उपयोगकर्ताओं के नाम यानी यूजर नेम के आधार पर दर्जनों सोशल मीडिया ठीक है साइटों पर सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है शेरलॉक का, ठीक है ना। SHERLOC, ठीक है ना, शेरलॉक। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गूगल डार्किंग या गूगल हैकिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है विशिष्ट सर्च ऑपरेटरों, ठीक है ना, विशिष्ट सर्च ऑपरेटरों का उपयोग करके गूगल पर छिपी हुई संवेदनशील जानकारी खोजना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है यदि आपको है ना, यदि आपको किसी फोटो के स्रोत और उसकी मौलिकता की जांच करनी है तो आप किस तकनीक का उपयोग करेंगे? तो रिवर्स इमेज सर्च करेंगे, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि डार्क वेब पर सिल्क रोड क्या था, है ना। डार्क वेब पर सिल्क रोड क्या था? तो यह आपका पहला बड़ा अवैध डार्कनेट मार्केट प्लेस जिसे FBI ने बंद किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है आपसे, है ना। चले देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट के कुल आकार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा सरफेस वेब के अंतर्गत आता है? तो केवल लगभग 4 से 5%। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है आपके कॉलेज का डेटाबेस बैंक खातों की आंतरिक जानकारी और मेडिकल रिकॉर्ड इंटरनेट के किस हिस्से में संग्रहित होते हैं? तो यह इंटरनेट के डीप वेब में संग्रहित होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक सेकेंड चले, क्वेश्चन नंबर 74 इसमें पूछा गया है डार्क वेब जांच में सबसे बड़ी कानूनी और तकनीकी चुनौती क्या होती है। सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती होती है पूर्व गुमनामी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की सीमाएं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है जो डार्क के वेब डॉट ओनियन साइटों को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो AHMIA का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, आमिया। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि OSINT का उपयोग करते समय जांचकर्ताओं को अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। तो अपनी सुरक्षा के लिए VPN का उपयोग करना चाहिए, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और सुरक्षित ब्राउज़र का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी इमेज फाइल में छुपे हुए कैमरे के मॉडल, तारीख, समय और GPS को कोऑर्डिनेट्स के डेटा को क्या कहा जाता है। कोऑर्डिनेट्स इन सभी के डेटा को EXIF डेटा कहा जाता है, ठीक है ना, यानी एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें आपसे पूछा गया है डार्क वेब पर मोनेरो XMR यानी क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन की तुलना में क्यों प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह अत्यधिक गोपनीयता केंद्रीय, ठीक है ना, क्या है, प्राइवेट फोकस्ड है और इसके लेन देन को ट्रैक करना लगभग असंभव है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है OSINT प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है पहले आवश्यकता की पहचान होती है, फिर डेटा संग्रह, फिर विश्लेषण, उसके बाद रिपोर्टिंग, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 79 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है विजुअल लैब्स में नेटवर्क ट्रैकिंग का विश्लेषण करने के लिए सबसे प्रसिद्ध ओपन सोर्स टूल कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध ओपन टूल है क्या है, WIRE वायर SHARK वायर शार्क, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है डीप वेब और डार्क वेब में मुख्य अंतर क्या है। तो डीप वेब में पासवर्ड प्रोटेक्ट वैध डेटा होता है, जबकि डार्क वेब गुमनाम और अक्सर अवैध गतिविधियों का केंद्र होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है द हार्वेस्टर टूल का उपयोग OSINT में किस लिए किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी डोमेन से संबंधित ईमेल, सब डोमेन और होस्ट की जानकारी एकत्र करने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि साइबर स्पेस में OPSEC का क्या अर्थ है जो जांचकर्ताओं के लिए आवश्यक है। तो यह ऑपरेशन सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है, यानी जांच के दौरान अपनी पहचान और योजना को सुरक्षित रखना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि डार्क वेब पर एग्जिट नोड क्या होता है। एग्जिट नोड इसलिए होता है क्योंकि वह बिंदु जहां एनक्रिप्टेड ट्रैफिक डार्कनेट से बाहर निकलकर सामान्य इंटरनेट पर जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है किसी संदिग्ध वेबसाइट के IP एड्रेस का भौगोलिक नक्शा देखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो IP जियो लोकेशन का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उपग्रह चित्रों यानी सैटेलाइट इमेजरी के लिए सबसे आम यानी OSINT टूल कौन सा है। तो इसमें जो ONTI टूल है वह है गूगल अर्थ या फिर सेंटियल हब, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डार्क वेब पर ठीक है ना, क्या कह रहा है, रैंसोवेयर एज ए सर्विस रैस से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है साइबर अपराधियों द्वारा किराए पर रैंसमवेयर, मैलवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सोशल नेटवर्क एनालिसिस SNA में नोड्स किसे दर्शाते हैं। तो नोड्स नेटवर्क में मौजूद व्यक्तियों, खातों या संगठनों को दर्शाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च ऑपरेटर विशिष्ट फाइल टाइप जैसे PDF खोजने के लिए गूगल डॉकिंग में उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है फाइल टाइप, ठीक है ना, PDF का। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है किसी जांच के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट पर स्क्रीनशॉट लेते समय उसकी कानूनी प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस पर तारीख, समय, यूआरएल और उनका डिजिटल हैश रिकॉर्ड करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर पूछा है, डिजिटल फॉरेंसिक का मुख्य सिद्धांत क्या है। इसका मुख्य सिद्धांत है मूल साक्ष्य को बिना बदले उसकी प्रतिलिपि बनाकर वैज्ञानिक विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है मोबाइल फॉरेंसिक में सिम कार्ड से कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली जा सकती है। तो सिम कार्ड से संपर्क यानी कॉन्टैक्ट और एसएमएस निकाले जा सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका पूछा गया है ईमेल हेडर विश्लेषण से जांचकर्ता को क्या पता चलता है। तो जांचकर्ता को पता चलता है ईमेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस, ट्रैवल पाथ, सेंटर सर्वर की जानकारी और समय। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्लाउड फॉरेंसिक में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती है डेटा का विभिन्न देशों में फैले सर्वर यानी बहुक्षेत्राधिकार पर होना और भौतिक नियंत्रण का अभाव। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेटवर्क फॉरेंसिक में पैकेट शिपिंग का क्या अर्थ है। पैकेट शिपिंग का अर्थ है नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले डेटा पैकेट को कैप्चर और मॉनिटर करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है मोबाइल फॉरेंसिक में लॉजिक, ठीक है ना, लॉजिक एक्विलिस्टेशन और फिजिकल एक्विलिस्टेशन में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर है लॉजिकल में, ठीक है ना, लॉजिकल में केवल विजिबल फाइलें कापी होती है, जबकि फिजिकल में डिलीट की गई फाइलें सहित पूरी फ्लैश मेमोरी का बिट बाय बिट बैकअप लिया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है ईमेल स्पूफिंग क्या कर रहा है। ईमेल स्पूफिंग की जांच के लिए किन सुरक्षा रिकॉर्ड्स, डीएनएस रिकॉर्ड्स की जांच की जाती है। तो इसमें जांच की जाती है एसपीएफ, डीकेआईएम और डीएमएआरसी का, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कंप्यूटर फॉरेंसिक में स्लैश स्पेस, ठीक है ना, स्लैश स्पेस क्या होता है किसमें, कंप्यूटर फॉरेंसिक में। तो यह क्या है, तो यह आपका डिस्क का वह खाली स्थान जो फाइल के वास्तविक आकार और इसे आवंटित क्लस्टर के आकार के बीच बच जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है किसी फाइल के हेडर सिग्नेचर के आधार पर डिलीट की गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो फाइल कार्विंग कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध व्यावसायिक डिजिटल फॉरेंसिक टूल है जो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों की जांच में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो यह आपका इनकेस में उपयोग किया जाता है या फिर सेलब्राइट में, ठीक है ना, सेलब्राइट में, ठीक है, सेलेब्राइट लिखा हुआ है, ठीक है ना, इनकेस या फिर सेलेब्राइट में। क्लियर हो गया। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चले क्वेश्चन नंबर 101, इसमें आपसे पूछा गया है कि मोबाइल फॉरेंसिक में IMEI का क्या महत्व है। तो इसका महत्व क्या होता है, तो यह मोबाइल डिवाइस की पहचान करने वाला एक अनूठा 15 अंकी नंबर होता है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईमेल पते में @ के बाद, ठीक है, @ के बाद वाले हिस्से को क्या कहा जाता है। तो इसे डोमेन नेम कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 103 नंबर, इसमें पूछा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के किस मॉडल में जांचकर्ता को सबसे कम फॉरेंसिक डेटा मिलता है। तो इसमें मिलता है SaaS में, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे ईमेल या फिर ऑफिस 365, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि नेटवर्क सुरक्षा में क्या करें, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 105 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मोबाइल डिवाइस से डेटा निकालते समय उसे एयरप्लेन मोड में क्यों रखा जाता है।
इसलिए रखा जाता है क्योंकि रिमोट वाइपिंग या इनकमिंग कॉल संदेश के माध्यम से साक्ष्य में बदलाव को रोकने के लिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विंडोज रजिस्ट्री फॉरेंसिक जांचकर्ता के लिए क्यों उपयोगी है, ठीक है ना, या फिर क्यों महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें उपयोगकर्ता की गतिविधियों, हाल ही में खोली गई फाइलों और कनेक्टेड यूएसबी उपकरणों का पूरा रिकॉर्ड होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किसी ईमेल के वास्तविक होने की पुष्टि के लिए DKIM का क्या उपयोग करता है। तो यह उपयोग करता है डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, नेटवर्क लॉक्स की जांच करते समय किस प्रोटोकॉल का उपयोग समय को, ठीक है ना, समय को सिंक करने के लिए किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है NTP का, यानी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि लाइव रिस्पॉन्स फॉरेंसिक से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि चालू यानी रनिंग कंप्यूटर सिस्टम से रैम और अन्य अस्थिर डेटा एकत्र करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फिशिंग ईमेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है धोखा देकर उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि चुराना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मोबाइल फॉरेंसिक में JTAG और चिप ऑफ तकनीकें कब उपयोग की जाती हैं। यह तब उपयोग की जाती हैं जब फ़ोन बुरी तरह क्षतिग्रस्त या लॉक हो और डेटा सीधे मेमोरी चिप से निकालना आवश्यक हो। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें SMTP का उपयोग किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्लाउड से डेटा एकत्र करते समय API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का क्या महत्व है। तो इसमें महत्व है, यह जांचकर्ताओं को क्लाउड प्रदाता के सर्वर से कानूनी रूप से डेटा लॉग और साक्ष्य निकालने की अनुमति देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है, नेटवर्क फॉरेंसिक में IDS का पूर्ण रूप क्या है। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर की हाइबरफिल.sys फाइल फॉरेंसिक के लिए क्यों उपयोगी है। इसलिए उपयोगी होती है क्योंकि इसमें कंप्यूटर के हाइबरनेट होने के समय का पूरा रैम डेटा संग्रहित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर, मोबाइल ऐप फॉरेंसिक में डेटा आमतौर पर किस प्रकार के डेटाबेस फाइलों में संग्रहित पाया जाता है। तो SQLite में, ठीक है ना, .db या फिर .SQLite में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सभी को याद रखिएगा अच्छे से, कुछ भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 इसमें पूछा है, इवेंट लॉग्स विंडोज़ फॉरेंसिक में क्या दर्शाते हैं। तो यह दर्शाते हैं कि सिस्टम में लॉगिन, क्या दर्शाते हैं, सिस्टम में लॉगिन, शटडाउन, एरर और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ईमेल के हेडर में रिसीव्ड टैग का क्या महत्व है। तो इसका महत्व होता है, यह ईमेल द्वारा तय किए गए पूरे सर्वर यानी मार्ग, रूट और उनकी टाइम स्टैम्प को दर्शाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है कि क्लाउड डेटा संग्रह में इफेमेरियल डेटा से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। इफेमेरियल डेटा से क्या तात्पर्य है क्लाउड डेटा संग्रह में। तो इसका तात्पर्य है कि अल्पकालिक या अस्थायी डेटा जो सत्र यानी सीजन समाप्त होने पर तुरंत नष्ट हो जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 120 इसमें पूछा है कि OSINT का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है ना। इसका फुल फॉर्म होगा क्या, ओपन रिसोर्स इंटेलिजेंट। बी ऑप्शन आपका राइट है, इंटेलिजेंस, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत OSINT के अंतर्गत सूचना एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो इसमें इन सभी का उपयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन आ गया है क्या, सार्वजनिक सोशल मीडिया प्रोफाइल, सरकारी गजट और सार्वजनिक रिकॉर्ड, वेबसाइटों के सार्वजनिक डोमेन, ठीक है ना, सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजनों जैसे गूगल, बिंग द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता है और एक्सेस करने के लिए क्रेडेंशियल्स या सीधे लिंक की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? तो यह आपका डीप वेब कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया, कोई बात नहीं है, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए मुख्य रूप से किस विशेष ब्राउजर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है टोर ब्राउजर का, है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है, द ओनियन रूटर का, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है डार्क वेब पर होस्ट की जाने वाली वेबसाइटों का डोमेन यानी एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओनियन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग इसे रिवीजन के तौर पर ले लेते हैं। देखिए ओनियन राउटिंग का जो अभी ऊपर आपने पढ़ा है ना डॉट ओनियन, तो ओनियन राउटिंग तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यूजर के आईपी एड्रेस को कई लेयर्स में एनक्रिप्ट करके उसकी पहचान को पूरी तरह गुप्त रखना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर। इसमें आपसे पूछा है कि डार्क वेब बाजारों में अवैध लेन देन के लिए सबसे पसंदीदा भुगतान माध्यम क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और मिनोर, ठीक है। क्लियर हो गया? सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इसे रिवीजन के तौर पर ले लेंगे, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन। चलिए अगला है कि किसी वेबसाइट के मालिक पंजीकरण तिथि और आईपी ब्लॉगों के जानकारी प्राप्त करने के लिए किस OSINT टूल कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें WHOIS का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया, देखें माल्टेगो टूल का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है साइबर जांच में लोगों, कंपनियों, वेबसाइटों और आईपी एड्रेस के बीच संबंधों को ग्राफिकल रूप से खोजना और मैप करना, OSINT लिंक एनालिसिस, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है किसी वेबसाइट के अतीत यानी पुराने संस्करणों या इतिहास को देखने के लिए किस ऑनलाइन आर्काइव टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है वेबबैक मशीन का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, archive.org का। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है इंटरनेट से जुड़े असुरक्षित उपकरणों जैसे IoT कैमरा, राउटर, सर्वर को खोजने के लिए किस विशेष सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है जिसे हैकर्स का गूगल भी कहते हैं? तो इसका उपयोग सोडाउन को कहते हैं, SHODAN, सोडान का, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना, सामाजिक इंजीनियरिंग यानी सोशल इंजीनियरिंग या फिर OSINT जांच में किसी उपयोगकर्ताओं में केवल यूजर नेम के आधार पर दर्जनों सोशल मीडिया साइट पर उसकी उपस्थिति खोजने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है किसका, SHER, शेरलॉक का, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 132। इसमें पूछा गया है कि ईमेल इंटेलिजेंस यानी ईमेल OSINT में किसी डोमेन से जुड़े सभी ईमेल पतों और डोमेन यानी सब डोमेन्स को खोजने के लिए किस लोकप्रिय टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है द हार्वेस्टर का। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ आपके थोड़े थोड़े पुराने भी हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपसे पूछा गया है कि डार्क वेब जांच के, ठीक है ना, यानी डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जांच अधिकारी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? तो सबसे बड़ा खतरा होता है दुर्भावनापूर्ण मैलवेयर, संक्रमण और पहचान का उजागर होना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें आपसे पूछा है OSINT में OPSEC यानी ऑपरेशन सिक्योरिटी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है जांच के दौरान अपनी स्वयं की डिजिटल पहचान और सुरक्षा को गुप्त रखना ताकि लक्षित अपराधी को जांच की पता न चले, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 135 नंबर। इसमें पूछा गया है गूगल सर्च में विशिष्ट फाइल प्रकारों जैसे फाइल टाइप,
.pdf या विशिष्ट शीर्षकों जैसे इन टाइटल को खोजने के लिए उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गूगल डॉर्किंग या फिर गूगल हैकिंग, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। सारे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि आपको किसी संदिग्ध छवि यानी इमेज के स्रोत या उसके स्थान का पता लगाना है तो आप किस तकनीक का उपयोग करेंगे? तो इसमें रिवर्स इमेज सर्च का उपयोग करेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 37। इसमें आपके पूछा गया है कि डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों की निगरानी के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां किस प्रकार के नोट्स या तकनीकों का उपयोग कर सकती हैं? तो इसमें उपयोग कर सकती हैं हनी पोर्ट्स का और टोर एग्जिट नोट विश्लेषण का। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 38 है ना। चलिए इसमें आपसे पूछा गया है कि डीप वेब और डार्क वेब में मुख्य अंतर होता है। डीप वेब कानूनी और पासवर्ड संरक्षित डेटा जैसे नेटवर्किंग ईमेल है, जबकि डार्क वेब जानबूझकर छिपाया गया नेटवर्क है जहां अक्सर अवैध गतिविधियां होती हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर आपका 39। इसमें पूछा है कि आभासी प्रयोगशालाओं यानी वर्चुअल लैब्स का उपयोग साइबर सुरक्षा, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। जो नहीं पढ़ाया उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। ये नहीं पढ़ा है, इसे पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा डार्क वेब सर्च इंजन है जो डॉट ओनियन वेबसाइटों को खोजने में मदद करता है? तो यह आपका है, ये भी मैंने पढ़ाया, ठीक है ना अमिया। ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए क्या, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे छोड़ देंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है ना। सोशल मीडिया इंटेलिजेंस, अच्छा ये वाला पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 143। सोशल मीडिया इंटेलिजेंस SOCMINT के तहत जांच का मुख्य क्षेत्र क्या होता है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सार्वजनिक पोस्ट, कनेक्शन, चेक इन्स और गतिविधियों का विश्लेषण करना। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ये भी आपको मैंने नहीं पढ़ाया ना, चलिए ये भी नहीं पढ़ाया आपको। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, एक सेकेंड, चलें देखें। इसमें पूछा गया है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन जांच में ओपन सोर्स डेटा का उपयोग करके क्या पता लगाया जा सकता है? तो इसमें पता लगाया जा सकता है सार्वजनिक बही खाते के माध्यम से वॉलेट एड्रेस के बीच फंड का प्रवाह और लेन देन का इतिहास। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, नहीं पढ़ाया पढ़ लीजिए, देख लेंगे कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस उल्लंघनों की जांच करने और यह देखने के लिए कि कोई ईमेल आईडी हैक हुई या नहीं हुई है, किस प्रसिद्ध वेबसाइट का उपयोग OSINT में होता है? तो इसमें उपयोग होता है हैव आई बीन फाउंड, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ाया। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, उसे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, पढ़ लीजिए। देखें पूछा गया आपसे कि स्पाइडरलिंग या क्राउलिंग, ठीक है ना, स्पाइडरिंग या फिर क्राउलिंग तकनीक का उपयोग OSINT में क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी वेबसाइट के सभी पेजों और कड़ियों जैसे लिंक्स के स्वचालित रूप से जानकारी एकत्र करने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डार्क वेब पर सिल्क रोड, ये भी मैंने पढ़ा है, छोड़ दीजिए, ठीक है, ये भी पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि डार्क वेब से डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डार्क वेब स्कार्पिंग कहा जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए ये भी मैंने पढ़ा दिया है ना, ये पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ाया है ना, पढ़ लेंगे। देखें विजुअल या सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मुफ्त ओपन सोर्स टूल कौन सा है? गूगल अर्थ, ये भी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। चले ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख ही लेते हैं। पूछा क्या गया है, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम की टोही के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य काम होता है किसी डोमेन के सभी DNS रिकॉर्ड्स और सब डोमेन की सूची यानी इन्यूमरेट प्राप्त करना, ठीक है ना, इन्यूमरेट प्राप्त करना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 760750
7454 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।